हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारा प्यारा सा चैनल टीचिंग माय चॉइस पर। तो आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और हम पार्ट 1 में पहले पढ़ा चुके हैं परिवर्तन, चेंजिंग दो प्रकार का होता है। इट इज ए टू टाइप ऑफ चेंजिंग। फर्स्ट इज ए फिजिकल चेंजिंग एंड सेकेंड इज ए केमिकल चेंजिंग। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं रासायनिक अभिक्रियाएं के कुछ उदाहरण, केमिकल रिएक्शन का कुछ उदाहरण, जैसे भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड, लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, श्वसन, रिस्पायरेशन, ईंधन का जलना मतलब बर्निंग ऑफ फ्यूल, यही पढ़े हैं। और आपके एनसीईआरटी बुक में एक प्यारा सा उदाहरण दिया गया है मैग्नीशियम रिबन का जलना। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख प्राप्त होता है। तो यही है मैग्नीशियम रिबन का जलना, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है यह। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम कैसे जानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हम कैसे जानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इसको हम पढ़ेंगे। इसको मतलब एक्सप्लेन करने के लिए एनसीईआरटी में 4 हेडिंग दिया गया है। पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है रंग में परिवर्तन, और तीसरा है हाइड्रोजन गैस का निकलना, और चौथा है तापमान में परिवर्तन। ठीक, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारा कुछ क्वेश्चन है आप सबसे, उसका जवाब देना आप कमेंट में मत भूलिएगा। आप मतलब अपने मन से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या है क्वेश्चन आप लोग जान रहे थे या नहीं जान रहे थे। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कभी आपने सोचा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है? मैं फिर इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। क्या कभी आपने सोचा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है? व्हाई डू केमिकल रिएक्शन परफॉर्म? रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है? ठीक, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। फिर भी इसका जवाब हम आप लोगों को दे देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, व्हाई डू केमिकल रिएक्शन परफॉर्म। तो देखो, आप सबको पता है इस दुनिया की कोई भी चीज अनस्टेबल अवस्था में नहीं रहना चाहती है, वो अस्थायी रूप में नहीं रहना चाहती है, वो अस्थायी रूप में रहना चाहती है, वो स्टेबल रूप में रहना चाहती है। ठीक, इसीलिए वो रासायनिक अभिक्रिया करती है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है? तो पदार्थों को अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, पदार्थों को स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया होती है। सीधा जवाब है, इसमें कोई मतलब झाम ताम नहीं है। ठीक, कोई पूछे रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, तो पदार्थों को अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया होती है, पदार्थों को स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया होती है। और मेरा इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। ठीक, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। मैंने पहला क्वेश्चन पूछा रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, व्हाई डू केमिकल रिएक्शन परफॉर्म। अब हम दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, हाउ डू केमिकल रिएक्शन परफॉर्म। रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। ठीक, तो आइए इसका भी उत्तर हम आपको दे देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, क्या आप लोगों को पता है जो सोडियम है और क्लोरीन है, जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड मिलता है, जिसे टेबल साल्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हम आपको बता रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। अभी आपको मतलब हेडिंग लगा के तब आपको पढ़ाएंगे इसको, लेकिन पहले जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। जैसे देखिए, यह सोडियम है, Na, इसका प्रतीक Na है, यह क्लोरीन है। ठीक, जब सोडियम और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो साधारण नमक बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, इसे साधारण नमक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह सोडियम है, ठीक, यह क्लोरीन है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लोरीन जब Cl2 के रूप में रहता है तो वो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड मतलब बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच सहसंयोजक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, इसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, अब यहाँ पर देखो, जब सोडियम और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया किए तो क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, NaCl मिल रहा है, NaCl मिल रहा है। यहाँ पर ध्यान दो, जब सोडियम और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया किए तब सोडियम क्लोराइड मिला, NaCl मिला। तो यहाँ पर देखो, तो हम आपसे पूछे हैं क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, तो इसका आंसर है पुराने बंध के विखंडन से, पुराने बंध के टूटने से तथा नए बंध के बनने से।
पुराने बंध के टूटने से तथा नए बंध के बनने से रासायनिक अभिक्रिया होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड टूट रहा है और सोडियम और क्लोरीन के बीच नया बॉन्ड बन रहा है। तो यह क्या है, हम कैसे मतलब पता चल गया कि नहीं पता चल गया, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। तो पुराने बॉन्ड के विखंडन से तथा नए बॉन्ड के बनने से रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक, यह मेरा क्वेश्चन था आपसे। हमको मालूम है आप लोग इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप इसको कमेंट में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा अगर आप जान रहे होंगे तब। ठीक है, अब आइए अपना हम टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले मिटा लेते हैं तब टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोगों का टॉपिक है कि हम कैसे जानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। तो इसको एनसीईआरटी में 4 हेडिंग द्वारा समझाया गया है। उसमें पहला हेडिंग है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। पहला हेडिंग है अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, मतलब अवस्था में परिवर्तन। तो देखो हमारी बातों पर ध्यान दो। जैसे कोई वस्तु ठोस अवस्था में है या द्रव अवस्था में है, यदि वो गैस अवस्था में जा रही है, वह द्रव से गैस अवस्था में जा रही है, तो हम जान जाएंगे कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। यदि कोई वस्तु द्रव अवस्था में है या ठोस अवस्था में है, यदि वह गैस अवस्था में जा रही है, तो हम जान जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब उसका अवस्था चेंज हो रहा है, वो ठोस से गैस बन रही है या वो द्रव से गैस बन रही है। जैसे देखो, जैसे एक उदाहरण है H2O, इसे कहते हैं वाटर, जल है। जब जल को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो जल क्या होता है, टूट जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है और O2 गैस निकलती है। तब यहाँ पर तुम ध्यान दो, यहाँ पर जल किस फॉर्म में रहता है, वाटर किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है और इसे L से डिनोट करते हैं। और गैस को मतलब अगर कोई पदार्थ गैस मतलब गैसीय अवस्था में रहता है तो उसे G से डिनोट करते हैं। अगर कोई पदार्थ जलीय अवस्था में रहता है तो उसे AQ से डिनोट करते हैं, मतलब एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, तो यहाँ पर तुम ध्यान दो, यहाँ पर जल है, वाटर है। जब हम वाटर को हीट किए तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस निकली और ऑक्सीजन गैस निकली। तो यहाँ पर वाटर किस स्टेट में है, वाटर की अवस्था क्या है, लिक्विड है, यह द्रव अवस्था में है। जब उसको हीट कर रहे हैं तो गैस अवस्था में बदल रहा है, तो हम जान जाएंगे अवस्था में परिवर्तन। यही तो हेडिंग है, अवस्था में परिवर्तन। यदि कोई पदार्थ के किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो रही है तो हम जान जाएंगे कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो जब हम जल को हीट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि जल लिक्विड स्टेट में है, तो वह गैस बना रहा है, हाइड्रोजन गैस मतलब प्रोड्यूस कर रहा है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। इससे क्या मतलब निकल रहा है कि यहाँ कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। यह बात अच्छे से समझ में आया आप लोगों को, मुझे आशा है कि यह बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा हेडिंग है रंग में परिवर्तन। दूसरा हेडिंग है रंग में परिवर्तन, मतलब कलर में चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। तो देखो अगर कोई पदार्थ है उसका रंग बदल रहा है तो हम जान जाएंगे कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। जैसे जब तुम आयरन को, लोहा को मार्केट से खरीद कर लाते हो तो वह लोहा कैसा रहता है, वह लोहा चमकदार रहता है, चमकीला रहता है। लेकिन जब उसी लोहे को तुम बाहर रख देते हो कुछ दिनों में, मतलब कुछ दिनों के लिए, तो लोहे का रंग कैसा हो जाता है, उस पर जंग लग जाती है, वह काला हो जाता है। तो उसके रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो रहा है तो हम जान जाएंगे कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। ठीक,
इसको एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे जैसे एक बीकर लो, हम यहाँ पर ले रहे हैं एक बीकर लो, ठीक। उस बीकर में कॉपर सल्फेट लो, हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होगा तब कैसे जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो किसी पदार्थ के यदि रंग में परिवर्तन हो रहा है तो हम जान जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो आइए इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझ रहे हैं। जैसे देखो ये कॉपर में, यह एक बीकर है, इस बीकर में हम ले रहे हैं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट, ठीक। कॉपर सल्फेट जो नीले रंग का होता है, जिसका रंग नीला होता है, ठीक। अब जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डाल दें, लोहे की कील डाल दें, ठीक। लोहे की कील क्या है, लोहे की कील है, लोहे की कील डाल ले रहे हैं, लोहे की कील। देखो जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील मतलब आयरन की कील, कांटी यार, लोहे की कील। देखो यहाँ पर हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन लिया जो नीले रंग का होता है। उस मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोहे की कील डालते हैं तो क्या देखते हैं, विलयन का नीला रंग बदलकर हरा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, विलयन का रंग बदल गया, वो नीले से हरा हो गया। तो हम जान जाएंगे कि अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है। कॉपर सल्फेट का नीला रंग हरे रंग में लोहे की कील डालने पर वह हरे रंग में परिवर्तित हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम जान जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। तो यह रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस तरह की होती है। जैसे देखो आयरन है, आयरन का एक कील है जो सॉलिड अवस्था में रहता है, जब उसे कॉपर सल्फेट के जली विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है, बनता है FeSO4 बनता है। जो आयरन है वह कॉपर को विस्थापित कर देता है, उसका स्थान ले लेता है और कॉपर निक्षेपित हो जाता है, निकल जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, ठीक। और क्योंकि हम जानते हैं आयरन है तो मतलब किसी विलयन का रंग किसके कारण होता है, आयनों के कारण होता है। क्योंकि हम जान रहे हैं यहाँ कॉपर सल्फेट है जिसका रंग नीला है, तो नीला रंग किसके कारण है, क्यूप्रिक आयन के कारण है, कॉपर 2+ आयन के कारण है। अब जब इसमें हम लोहे की कील डाले तो इसका रंग हरा हो गया। तो हरा रंग किसके कारण हो गया, आयरन का, जो आयरन 2+ होता है वह नीले हरे रंग का होता है। ओके बच्चों, यह बात आपको समझ में आया अच्छे से, ठीक। आइए रिएक्शन को अच्छे से लिख लेते हैं। आप लोग इन सब चीज़ों को नोट्स करते चलिएगा और आपके द्वारा बनाया गया नोट्स बेस्ट होगा, क्योंकि हम हर चीज को यहाँ पर लिख के नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, अब आइए तीसरा कारक लेते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। तो तीसरा कारक है हाइड्रोजन गैस का निकलना, H2 गैस का निकलना, ठीक। तो अगर कहीं से, ध्यान दो बच्चों, अगर कहीं से हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो हम जान जाएंगे कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। जैसे इसको हम आपको एक्सपेरिमेंट के द्वारा कराएंगे। यह प्रयोग आपके विद्यालय में भी कराया जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड पेपर में, ठीक है। तो आइए इसको हम करते हैं। सर्वप्रथम आप एक बीकर लीजिए, ठीक। आप मान लीजिए बीकर ले लिए। सर्वप्रथम आप एक बीकर लीजिए, उस बीकर में आप HCl लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए, ठीक। मान लीजिए आप एक बीकर लिए, उस बीकर में HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। आप एक बीकर लीजिए, इस बीकर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लीजिए, ठीक। अब इस HCl के विलयन में क्या कीजिए, आप जिंक की राड डाल दीजिए। यह है जिंक की राड, ठीक। इसको रंग देते हैं, ठीक। यह जिंक की राड है, यह जिंक की राड, जिंक की छड़ मतलब इसे कहते हैं, ठीक। सर्वप्रथम आप एक बीकर लीजिए, ठीक।
उस बीकर में HCl लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए, फिर उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में जिंक की छड़ डाल दीजिए। आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। अब H2 गैस क्यों निकलेगी? क्योंकि आइए इसको हम एक मतलब इसको एक समीकरण द्वारा समझते हैं। ठीक, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, तब इसका हम समीकरण बनाते हैं। देखो बच्चों, हम सीधा बात बोले हैं कि आप एक बीकर लीजिए, उस बीकर में HCl लीजिए, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, फिर उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में आप जिंक की छड़ डुबोइए। जब आप उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में जिंक की छड़ डुबोएंगे तो क्या होगा? कुछ केमिकल रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो हम जान जाएंगे कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। ठीक है, तो आइए इसको हम एक समीकरण के द्वारा समझते हैं। ठीक, यह मान लीजिए जिंक है। जब जिंक को HCl के विलयन में डालोगे तो क्या होगा? पहली बात हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक, और दूसरी बात जिंक क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाएगा ZnCl2, जिसे कहते हैं जिंक क्लोराइड बनाएगा और यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक, जब हम तो क्या होगा? यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन। हमारी बातों पर ध्यान दो, यहाँ से बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में जिंक की राड डुबोते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह बन जाता है। ठीक, जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में जिंक की राड डुबोते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और जिंक क्लोराइड बनता है। इस रिएक्शन को अच्छे से देख लीजिए, नोट्स कर लीजिए। ठीक है, अब चौथा कारक देखिए। अब चौथा कारक है, इसको मिटा देते हैं। अब चौथा कारक है तापमान में परिवर्तन। अब चौथा का कारक है तापमान में परिवर्तन। तो हम पीछे आपको बताए हैं कि आप जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में जिंक की राड डालते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक, तो जो बीकर रहता है उस बीकर में, जिस आप बीकर में लिए रहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब हाइड्रोजन गैस निकलता है तब उस बीकर को आप स्पर्श कीजिए, छुइए, क्या देखेंगे? जब बीकर गर्म हो जाता है, हीट रहता है, इससे क्या हो रहा, मतलब इससे क्या मतलब निकल रहा है कि तापमान में परिवर्तन से रासायनिक अभिक्रिया हुई, मतलब हो रही है। पहले जब बीकर को शुरू में छुएंगे, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भर था तो बीकर ठंडा था, जब जिंक की राड डाल दिए तो ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि बीकर हीट हो गया, बीकर गर्म हो गया। ठीक, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि तापमान में परिवर्तन से भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ओके, तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बैलेंसिंग, कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे बैलेंस करते हैं। तो अभी तक इतना ही रहने दीजिए, तब तक नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.